नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है रूपा। यह कहानी है एक लड़के का जिसका नाम अनुराग है, जो देखने में बहुत ही स्मार्ट था और अपने रूप सौंदर्य पर बहुत घमंड करता था। उसकी नज़रों में केवल दैहिक सुंदरता ही मायने रखती थी, इसलिए रूपा जैसी सांवली पत्नी को पाकर उसका मन खिन्न हो गया। अनुराग के जाते ही रूपा कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। अनुराग के व्यवहार से मन का हर कोना कड़वाहट से भर गया था। जितनी बार उसने अनुराग से जुड़ने का प्रयत्न किया था, उतनी बार अनुराग ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नजरें और फप्तियां झेली थी, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति उपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करते रहेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर थी। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थी। वह हंसमुख मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी। पर ऐसे निश्चिंत जीवन में भी मन कभी कभी खिन्न हो जाया करता था। उसे बचपन की वह बात आज भी कितनी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना को महसूस किया था। माँ की एक सहेली ने स्नेह से गाल थपथपा कर पूछा था, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी रूपा, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग न जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं। और वे दोनों हंस पड़ी थी। वह पूरी बात समझ नहीं सकी थी, फिर भी उसने खुद को अपमानित महसूस किया था और चुपचाप वहां से खिसक गई थी। फिर तो कई बार ऐसे अवसर आए जब उसने इस तरह के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने माता पिता पर गुस्सा आता था कि प्रकृति ने तो उसे रंग रूप देने में कंजूसी की ही, पर उन्होंने क्यों उसके काले रूप पर रूपा नाम देकर व्यंग किया और उसे ज्यादा से ज्यादा उपहास का पात्र बना दिया। मात्र नाम देकर क्या वे रूपा की निरर्थकता को सार्थकता में बदल पाए थे? जब वह स्कूल के स्नेहिल प्रांगण को छोड़कर कॉलेज गई थी तो कितना तिरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातें भी उसके मर्म पर चोट पहुंचा देती थी। अपने नाम और रंग को लेकर किया गया कोई भी मजाक उसे उत्तेजित कर देता था। आखिर उसने किसी से भी दोस्ती करने का प्रयत्न छोड़ दिया था। फिर भी उसे कितने कटु अनुभव हुए थे, जो आज भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। सहपाठी राहुल का हाथ जोड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ रूपा जी नमस्ते कहना और सभी का हंस पड़ना क्या भूल सकेगी कभी वह? शर्म और गुस्से से मुंह लाल हो जाता था। न जाने कितनी बातें थी जिससे उसका हर रोज सामना होता था। ऐसे माहौल में वह ज्यादा से ज्यादा अंदर मुखी होती गई थी। वे दमघोटू वर्ष गुजारने के बाद जब कुछ समय के लिए फिर से घर का सहज वातावरण मिला तो मन शांत होने लगा था। दीपिका और नवीन उसकी बौद्धिकता के कायल थे और उसे बहुत मानते थे। माता पिता भी उसके प्रति अतिरिक्त प्यार प्रदर्शित करते थे। ऐसे वातावरण में वह बीते दिनों की कड़वाहट भूलकर सुखद कल्पनाएं संजोने लगी थी। रूपा के पिता सुभाष जी जूट का व्यापार करते थे और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर रूपा की जिद और योग्यता के कारण उसे कॉलेज भेजा था। अब जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण रूपा का साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। शिवशंकर और सुभाष के बचपन के सहपाठी अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। शिवशंकर कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रोबदाब था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे।
अनुराग सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह सुभाष की नजरों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुदर्शन जमाता पाकर सुभाष फूले नहीं समा रहे थे। अनुराग को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे। पर पहले दिन उसको देखकर दुबली पतली श्यामवर्ण आकर्षणहीन रूपा को देखते ही उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह चाहकर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक और मुंह फेर कर नाराज सा सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वर वधु में सामंजस्य स्थापित नहीं करा पाया था। रूपा धड़कते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई कि अनुराग की नाराजगी का कारण पूछे और माफी भी मांगे, पर अनुराग के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी वह कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रखकर तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक नींद न आ गई थी। बहू खाना नहीं खाया क्या? सास के स्वर से रूपा अतीत के उन दुखद भंवरों से एक झटके से निकलकर पुनः वर्तमान से आ जुड़ी। न जाने उसे इस तरह कितनी देर हो गई। हड़बड़ा कर गीली आंखें पोंछ ली और अपने आप को संयत करती नीचे आ गई। निवृत्त होकर वह कमरे में आई तो सहज ही चांदी के फ्रेम में जड़ी अनुराग की तस्वीर पर दृष्टि अटक गई। मन में फिर कोई कांटा खटकने लगा। सोचने लगी किस तरह अनुराग छोटी छोटी बातों भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते तो दो चार औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना उसके बाहु पास को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या गलती की है उसने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके निर्णय को आंख मूंद कर सर्वोपरि मान लिया। यदि वह पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घूट घूट कर जीने के लिए मजबूर करके वह मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उदास कर रहे थे, पर अनुराग से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। नहीं, अब नहीं सहेगी ज्यादा। आज सारी बात अवश्य कहेगी। कब तक आज की तरह अपनी इच्छाएं दबाती रहेगी? उसने कितने अरमानों से आज दीपिका और नवीन के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपनत्व से सुबह अनुराग को सहलाते हुए बोली थी, आज रविवार है, मैंने दीपिका और नवीन को बुलाया है, सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। आज ही क्यों, फिर कभी सही। उनीदा सा अनुराग बोला, पर आज आपको क्या काम है? मेरे लिए न सही, उनके लिए ही सही। अगर आप नहीं चलेंगे तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे पिकनिक पर चलने का कार्यक्रम भी तय कर रखा है। रूपा ने बुझे मन से आग्रह किया, जब तुम्हारे सारे कार्यक्रम तय ही थे तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा। यह कहकर अनुराग ने मुंह फेर लिया। उसे बेहद ठेस पहुंची। पहली बार उसने स्वेच्छा से कोई कार्यक्रम बनाया था और अनुराग ने बात को इस कदर उल्टा ले लिया। न तो वो कोई कार्यक्रम बनाती और न ही यह स्थिति आती। रूपा ने उसी समय नवीन को फोन करके कह दिया, तेरे जीजा जी को कोई जरूरी काम है, इसलिए फिर कभी चलेंगे। मन बहुत खराब हो गया था। फिर किसी भी काम में जी नहीं लगा। बार बार अपनी स्थिति को याद करके आंखें भरती रही। क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं कि अपने किसी शौक में अनुराग को भी शामिल करने की सोच सके? आज वह अनुराग से अवश्य कहेगी क्यों वह उससे इस कदर घृणा करते हैं और उसके साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। शाम उतरने लगी थी। लंबी परछाइयां दरवाजे में से रेंगने लगी तो रूपा शिथिल कदमों से रसोई में आकर खाना बनाने में जुट गई। हाथों के साथ साथ विचार भी तेज गति से दौड़ने लगे।
रोज की यह बधी बधाई जिंदगी जिसमें जीवन की जरा भी हसरत नहीं थी, बस भावहीनता मशीनी मानव की तरह से एक के बाद एक काम निपटाते रहो। कितनी महत्वहीन और नीरस है यह जिंदगी। माता पिता खाना खा चुके थे, अनुराग अभी तक नहीं आया था। रूपा बच्चा खाना ढक कर मन बहलाने के लिए टीवी के आगे बैठ गई। घंटी बजी तो भी वैसे ही कार्यक्रम में खोई बैठी रहने का उपक्रम करती रही। नौकर ने दरवाजा खोला, अनुराग आया और जूते खोलकर सोफे पर लेट गया। बड़ी देर कर दी, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, बहू इंतजार कर रही है तेरा। माँ ने कहा। बचपन का एक दोस्त मिल गया था, इसलिए कुछ देर हो गई। वह खाना खाने का बहुत आग्रह करने लगा, इसलिए उसके घर खाना खा लिया था। अनुराग ने बहुत ही लापरवाही से कहा। रूपा अनमनी सी उठी और थोड़ा बहुत खाकर बाकी नौकर को देकर अपने कमरे में आ गई। अनुराग जैसे आदमी को कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। यदि मन की भड़ास निकाल ही दोगी तो भी क्या ये दरारें पाटी जा सकेंगी? कहीं अनुराग उससे और ज्यादा दूर न हो जाए। नहीं, वह अभी भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करेगी। आखिर कभी न कभी तो उसके अच्छे बर्ताव से अनुराग पिघलेंगे ही। मन को सांत्वना देती रूपा सोने का प्रयत्न करने लगी। सुबह का सुखद वातावरण, ठंडी ठंडी हवा और तरह तरह के पक्षियों के मिले जुले स्वर जैसे कानों में रस घोलते हुए सुबह नींद कितनी जल्दी टूट जाती है। बिस्तर से उठकर बेतरतीब कपड़ों को ठीक करती रूपा सोचने लगी, कितनी सुखी होती हैं वे लड़कियां जो देर तक अलसाई सी पति की बाहों में पड़ी रहती हैं। वह कमरे के कपाट हौले से भिड़ाकर रसोई में आ गई। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से ओढ़ लिया था। उसे इसमें संतोष महसूस होता था। वह सास ससुर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए थोड़े से समय में ही दोनों का दिल जीत लिया था। भजन कब के बंद हो चुके थे। कोहरे का झीना आंचल हटाकर सूरज आकाश में चमकने लगा था। कमरे के रोशनदानों से धूप अंदर तक सरक आई थी। सुनिए जी, अब उठिए, 9:30 बज रहे हैं। रूपा ने हौले से अनुराग की बांह पर हाथ कर रख कर कहा। चाह कर भी वह रजाई में ठंडे हाथ डालकर अधिकार पूर्वक छेड़ते हुए नहीं कह सकी कि उठिए, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी। बिना कोई प्रतिकार किए अनुराग उठ गया तो रूपा ने स्नान घर में पहनने के कपड़े टांग दिए और सेविंग का सामान श्रृंगार मेज पर लगाने लगी। जरूरी कामों को निपटाकर अनुराग दाढ़ी बनाने लगा। रूपा वहीं खड़ी रही, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। सोचने लगी, अनुराग डांटते हैं तो बुरा लगता है, पर खामोश होकर उपेक्षा जाहिर करते हैं तब तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। जरा तौलिया देना तो। विचारों को श्रृंखला भंग करते हुए ठंडे स्वर में अनुराग ने कहा। रूपा ने चुपचाप अलमारी में से तौलिया निकालकर अनुराग को थमा दिया। अनुराग मुंह पूछने लगा। अचानक ही रूपा की निगाह अनुराग के चेहरे पर बने हल्के हल्के से सफेद दागों पर अटक गई। मुंह से खुद ब खुद निकल गया, आपके चेहरे पर ये दाग पहले तो नहीं थे। ऐसे ही कई बार सर्दी के कारण हो जाते हैं, बचपन से ही होते आए हैं, अनुराग ने लापरवाही से कहा। फिर भी डॉक्टर से राय लेने में कोई हर्ज ही क्या है? तुम बेवजह वहम मत किया करो, हमेशा अपने आप मिटते रहे हैं। कहकर अनुराग स्नान घर में घुस गया तो रूपा भी बात को वहीं छोड़कर रसोई में आ गई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। पर इस बार अनुराग के चेहरे के वे दाग ठीक नहीं हुए थे। धीरे धीरे इतने गहरे होते गए थे कि चेहरे का आकर्षण नष्ट होने लगा था। अनुराग पहले जितना लापरवाह था, अब वह उतना ही चिंतित रहने लगा। इस स्थिति में रूपा बराबर सांत्वना देती और डॉक्टरों की बताई हर तरह की दवाइयां यथासमय देती रही। अब अनुराग रूपा से चिढ़ा चिढ़ा नहीं रहता था, अधिकतर किसी सोच में डूबा रहता था, पर रूपा जो भी पूछती शांति से उसका जवाब देता था।
रूपा को न जाने क्यों इस आकस्मिक परिवर्तन से डर लगने लगा था। रात गहरा हो चुकी थी, सभी टीवी के आगे जमे बैठे थे। आखिर उकता कर रूपा उठकर अपने कमरे में आ गई तो अनुराग भी माता पिता को हाल में छोड़कर पीछे पीछे आ गया। हमेशा की तरह रूपा चुपचाप लेट गई थी, चुपचाप मानो वह अनुराग की उपेक्षा की आदी हो गई हो। अनुराग ने बत्ती बंद करके स्नेह से उसे बाहों में कस लिया और मीठे स्वर में बोला, सच बताओ रूपा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह, स्पर्श और आवाज की मिठास से रूपा का रोम रोम आनंद से तरंगित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी वह। खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूं तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था उसको तुम पर निकाल मैं संतोष महसूस करता रहा। सोचता था मेरे साथ धोखा हुआ और बेवजह इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा, पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार लुटाती रही। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा। अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और प्यार से लबालब है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभन ही देता रहा और तुम सहती रही। कैसे सहन किया तुमने मुझे? मैं अपनी इन भूलों के लिए माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। बस बस आगे कुछ मत कहो, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अनुराग के होठों पर हथेली रखते हुए रूपा बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आप ऐसा विचार कभी न लाना कि मैं आपसे घृणा करती हूँ। मेरे मन में आपका प्यार पाने की तड़प जरूर थी, पर मैंने कभी भी अपने आप को आपके काबिल समझा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। रूपा, तुम सचमुच रूपा हो और निर्मल हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। न तो मेरे पास सुंदर दिल है और न ही वह सुंदर देह रही जिस पर मुझे इतना घमंड था। अनुराग ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हैं आप? हम इलाज की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर भी ये सफेद दाग ठीक नहीं हुए तो मुझे कोई गम नहीं। यह कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है। प्यार इतना सतही नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, रूपा ने कहा। अनुराग ने भाव विहीन होकर उसे इस तरह आलिंगबद्ध कर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गई हो और उसे फिर कभी नीचा नहीं दिखाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।